दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था। इसके इतिहास को जानेंगे और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है इसको जानेंगे। तो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही, भले ही इसको कई नाम और नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, वह ऋग्वेद में सभा और समिति करके दो प्रणालियाँ थीं, ठीक है, जिनमें लोगों का डायरेक्ट पता अपना शासन व्यवस्था करते थे लोग यहाँ पे। ठीक है, गाँव के लोग इकट्ठा होते थे और नीतियाँ बनाते थे अपने लिए। तो सर्वप्रथम उल्लेख अगर पूछा जाए कि पंचायतों का भारत में कब है, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है। फिर जो चोल राज्य थे दक्षिण में, ठीक है, उन्होंने इसको स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी। फिर उसके बाद तीसरा चरण आता है, बीच में और भी कई शासनों के दौरान इसको बढ़ावा मिला। और फिर जो तीसरा जो ब्रिटिश शासनकाल था, उसमें लॉर्ड रिपन एक वाइसरॉय थे, उन्होंने 1882 में ये स्थानीय शासन को बढ़ाने के लिए इस पे काफ़ी मदद किया इनको, इसलिए इनको कई बार फादर ऑफ इसका बोला जाता है, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो एक तरीके से मॉडर्न में जो बोला जाता है इनको, लॉर्ड रिपन को अंग्रेज ब्रिटिश शासन में। पर ये इतने सक्सेसफुल यानी इतना सफल नहीं रहे। उसके बाद इन्होंने ही 1882 में एक शाही आयोग यानी रॉयल कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का काम क्या था कि क्या समस्याएं हैं, ठीक है, जो स्थानीय शासन के लिए उस पर कैसे इसको और सुधारा जा सकता है, इसके लिए कमीशन गठन किया। बाद में 1907 में भी एक शाही आयोग के गठन हुआ। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री हो जाती है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है पहले क्या थी, बीच में क्या थी, फिर अंग्रेज़ों के टाइम क्या थी और वर्तमान में इसका क्या है, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट इसके बाद ही देखते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है पंचायतों से रिलेटेड। तो दोस्तों, अनुच्छेद 40 में यानी आर्टिकल 40 में राज्यों को यानी स्टेट्स को ये निर्देश दिया गया है वो पंचायत गठन करने के बारे में। साथ ही में जो 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल है, उसका जो 5th एंट्री है वह ग्राम पंचायत के बारे में है। उसमें भी यही बोला गया है कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी कानून होंगे वो राज्य सरकारें बनाएंगी, यानी एक तरीके से ग्राम पंचायत स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब 73वां संशोधन यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो क्या बदलाव आया। तो अगला टॉपिक हमारा वही होगा। फिर उसके बाद 73वां संशोधन किया गया। ठीक है, इस संशोधन में क्या किया गया, एक नया भाग जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 पार्ट 9, उसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए 243 से 243 ओ तक। ठीक है, याद रखिए 243 से 243 ओ तक। साथ ही में एक नया अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, 11th शेड्यूल, जिसमें 29 विषय हैं। कौन कौन से, पंचायत के गठन के बारे में, सदस्यों का चुनाव कैसे हो, सदस्यों के लिए आरक्षण है, ऐसे बहुत सारे विषय इसमें डाले गए। पंचायतों का कर्तव्य क्या होगा, उनका अधिकार क्या होगा, उनके पास पावर क्या होगा, ये सब 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 73वें संशोधन द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कितने आर्टिकल थे उसमें, अनुच्छेद है, तो 16 आर्टिकल हैं। ठीक है, उसके साथ 11वीं जो अनुसूची है इसमें कितने विषय हैं पूछा जाए तो ये 29 विषय हो जाएगा। ठीक है, तो ये संवैधानिक जो वर्तमान संवैधानिक स्थिति है पंचायतों की, ये है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि आधुनिक समय में जो पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ कैसे हुई, और आज जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कैसे स्टार्ट हुई, क्या उसमें बदलाव आए और आज के समय स्थिति क्या है। तो इसमें पहले हम लोग बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर डॉक्टर पी.के. राव समिति, फिर डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी, ठीक है, ये सब चीज़ों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज़ादी के प्राप्ति के बाद गांधी जी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। तो इसके लिए केंद्र यानी सेंटर में एक नया मंत्रालय बनाया गया। कौन सा, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। ठीक है, और इसके प्रथम मंत्री कौन थे, S.K. डे। ठीक है, S.K. डे। ठीक है, ये प्रथम मंत्री थे किसके, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम चलाया गया। क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिक संयुक्त किया जाए। और इसमें क्या किया कि जो खंड है ना, खंड को इकाई माना गया और खंड के विकास के हेतु सरकारी जो कर्मचारी थे और सामान्य जनता को
विकास प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया, पर लेकिन जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो जिससे यह क्या हुआ कि ये सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गई और ये असफल हो गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके 1 साल बाद, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या हुआ, आज़ादी के बाद पहला नया मंत्रालय आया, उसके पहले मंत्री थे एस के डे। फिर 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में था कि खंड को इकाई मान के इसी के विकास किया जाएगा, जिसमें जनता और सरकारी कर्मचारियों को साथ लाया जाएगा। पर क्या हुआ, जनता को कोई अधिकार दिया नहीं गया, तो जिससे ये पूरी चीज़ें सिर्फ कागज़ पे अधिकारियों तक ही सीमित रह गई और ये बहुत बुरी तरीके से असफल रही। और फिर 1953 में नया कार्यक्रम आया, उसको बोला गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों फिर अगले साल 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्टार्ट की गई। ठीक है, ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तरह बुरी तरीके से असफल रहा। ठीक है, तो कोई रहे पूछे या कोई निष्कर्ष में बोले कि सफल था कि असफल था, तो ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी असफल थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी असफल था। फिर क्या हुआ कि इन दोनों के असफलता के बाद सन 1957 में, किसमें, 1957 में बलवंत, इनका नाम आप लोग जानते होंगे, बलवंत राय मेहता, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, एक समिति बनाई गई। ठीक है, और इनको क्या काम दिया गया कि आप पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। ठीक है, इसके आप तरीके बताएं। तो इन्होंने 2 साल का टाइम लिया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद उस पर काम हुआ और इनकी सिफारिशें क्या थीं। ठीक है, इसके बाद अशोक मेहता की सिफारिशें क्या थीं और आने वाली समितियों की सिफारिशें क्या थीं, ये लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।